तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस अमेजिंग और ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म और प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस चैप्टर में हमें विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। अगर इस चैप्टर के हम समरी की बात करें कि इस चैप्टर में हमें ओवरऑल कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि विद्युत आवेश क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, कौन से गुण दिखाता है, एक दूसरे के साथ कितना बल लगाता है। तो सबसे पहले हमें विद्युत आवेश के बारे में समझना पड़ेगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये आवेश आते कैसे हैं, आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, यानी कि आवेशन की विधियां। जब हम समझ जाएंगे कि आवेश किस तरह से उत्पन्न किए जाते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक आवेश दूसरे आवेश से किस तरह से इंटरैक्ट होते हैं, बल लगाते हैं, किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, किसी को धकेलते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि आवेशों द्वारा लगने वाला बल, जिसे हम स्थिर विद्युत बल या हम कूलाम बल कहते हैं। कूलाम बल पढ़ने के बाद जब हम देख लेंगे कि कोई भी आवेश किसी दूसरे आवेश पर कितना बल लगाकर वो उसे अपनी तरफ खींचता है या फिर कितने बल से वह किसी को दूसरी तरफ धकेलता है, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के बारे में। जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ लेंगे तो विद्युत क्षेत्र के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव पढ़ने के बाद एक लास्ट टॉपिक रह जाता है छठा, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मोस्टली हमें इतने ही टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले हम समझ लेंगे कि आवेश क्या होता है, कैसे आता है, कितने प्रकार का होता है, ढेर सारी चीजें। उसके बाद हम देखेंगे आवेशन की विधियां, कि किसी भी वस्तु को किस तरीके से आवेशित किया जाता है या फिर उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, जिसे हम स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें देखना है विद्युत क्षेत्र क्या होता है और ये कहाँ आता है, कैसे आता है। तो उसके बाद लास्ट में हमें द्विध्रुव, और उसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाता है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण कैसे निकाली जाएगी, कितने कितने पॉइंट्स पे निकाली जाएगी। तो मोस्टली इतनी ही चीजों के बारे में देखना होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है आवेश। तो अब समझते हैं कि आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। ठीक, समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, जो आवेश होता है यह कोई किसी वस्तु का नाम नहीं है, ये हर वस्तु का एक गुण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें, जैसे प्रतिरोधकता भी किसी पदार्थ का, हर पदार्थ का एक गुण होती है। या फिर कह लीजिए चालकता, कोई भी पदार्थ कितना विद्युत धारा को प्रवाहित कराएगा या नहीं कराएगा, ये कौन डिफाइन करता है, ये चालकता डिफाइन करती है। प्रतिरोधकता होती है, जैसे शांतता होती है, ये सारे के सारे किस हर पदार्थ के एक गुण होते हैं। उसी तरीके से जो आवेश होता है वो भी पदार्थ का एक गुण होता है। तो समझते हैं ये कौन सा गुण होता है। जो विद्युत आवेश होता है वह किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ के अंदर, जिस भी पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर विद्युत और चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? विद्युत और चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। नहीं समझ में? फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जो विद्युत आवेश होता है ये हर पदार्थ के पास होता है। तो ये हर पदार्थ का एक गुण होता है। हमने कहा कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ के अंदर विद्युत और चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। लोगों में एक मिथ होता है, स्टूडेंट्स में, कि क्या ये जो आवेश होता है क्या केवल चालकों के पास होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आवेश होता है यह चालकों के पास भी होता है और कुचालकों के पास भी होता है। कुचालकों के पास भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं
तो आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। आप लोग करते हैं, एक पेन लेके उसको अपने बाल पे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आप उससे देखते हैं चिपका के, तो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस पेन पे चिपकने लगते हैं। तो ये क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जब हम उसको रगड़ते हैं बाल से तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। तो उस घर्षण के कारण उस पेन पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इसी आवेश के कारण वो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वह पेन के ऊपर चिपकने लगते हैं। तो जो पेन होता है वो चालक नहीं होता, वो कुचालक होता है, लेकिन फिर भी उसके पास आवेश का गुण होता है। तो समझ में आप लोग को आई होप क्लियर होगा कि जो आवेश होता है वह चालकों के पास भी होता है और कुचालकों के पास होता है। और ये जो आवेश आता है ये किसके कारण आता है? ये हम आपको बता दें, जो आवेश आता है ये इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, क्योंकि जब हम पेन को रगड़ते हैं तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो पेन होता है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम आवेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अकेला दुकेला या दो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये केवल इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, और यही जब इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हो जाते हैं, समूह में हो जाते हैं, तब हम उन्हें ही आवेश कह देते हैं। जैसे इसे ढेर सारे जब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम इन्हें ही आवेश कह देते हैं। देखिए, जब इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हम इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब यही ढेर सारे झुंड में हो जाते हैं तब हम इन्हें आवेश कह देते हैं। और यही जो झुंड में आवेश है, अब यही अगर चलने लगते हैं कहीं पे तो इसी से हो जाती है उत्पन्न विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका मतलब है कि जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके अंदर क्या प्रवाहित हो रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ढेर सारे होते हैं समूह में, जिसके कारण हम उन्हें आवेश कह देते हैं। और आवेशों के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अभी जो विद्युत धारा है ये तीसरे चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, तो वहां अच्छे से क्लियर कराएंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। अभी विद्युत धारा के बारे में समझ लीजिए कि आवेशों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो आवेश क्लियर हुआ? एक बार फिर से हम आपको परिभाषा बता देते हैं। हमने कहा कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ के अंदर विद्युत तथा चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम आवेश कहते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। आप समझते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। अगर हम आवेश के प्रकार की बात करें तो आप लोगों को बहुत बार बताया गया होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है धनावेश, धनावेश जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। धनावेश कैसे आता है समझते हैं। हमें पता है कि ये जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, या तो किसी भी पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने साथ ऋण आवेश लेके चलते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें, अगर हम किसी भी पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें तो उस पे कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को ही हम कौन सा आवेश कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोडियम है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और इस पे आ जाता है प्लस, अब ये बन गया धनावेश। तो धनावेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को ही हम क्या कहते हैं? धनावेश। पहला आवेश होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, जिसे हम ऋण आवेश कहते हैं। इसे अंग्रेजी में नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका एकदम ऑपोजिट होता है नेगेटिव चार्ज। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? धन आवेश। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ही हम कौन सा आवेश कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन, क्लोरीन एक पदार्थ है। अब क्लोरीन जो होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो ग्रहण कर लेता है और इस पे कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश। समझ में आया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश।
धनावेश का मतलब हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम कौन सा आवेश कहते हैं? धनावेश। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो उस पर धनावेश आ गया, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। यहाँ एक पदार्थ था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी से बाहर से कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया? ऋण आवेश आ गया। समझ में आया? अब समझते हैं कि आवेश कौन सी राशि होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए, हमने आप लोगों को बताया कि जो आवेश होता है वो किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी कि जो आवेश होता है, आवेश को हम Q से दिखाते हैं, स्मॉल q से। तो जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, n × e के बराबर। ये है आवेश की परिभाषा, आवेश का फॉर्मूला। Q = Ne। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की, जब इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हो जाते हैं उसे ही तो हम आवेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अकेला होता है तब तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाता। यहाँ n नंबर के लिए आया है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए। और ये जो E है, ये E, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आप सभी को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम आवेश की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का। तो ये जो E है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का होता है, n नंबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश का फॉर्मूला हो जाता है Q = Ne। आई होप आप लोग को आवेश के बारे में समझ में आया होगा। आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि? आवेश एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। साथ में आवेश के मात्रक की बात की जाए तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, इसे कैपिटल C से दिखाते हैं, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। साथ में अगर आवेश के बीमा की बात करें तो आवेश की बीमा भी हम आप लोग को बता देते हैं। आवेश की बीमा, Q का एक फॉर्मूला तो Ne होता है, Q = Ne, जो अभी हमने पढ़ा, Q = Ne। और जब हम विद्युत क्षेत्र आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उस टाइम आप लोगों को बताया जाएगा कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/T। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जब हम इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो इसका मात्रक तो आसानी से निकल जाता है, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाता है। लेकिन जब हम इसके बीमा की बात करते हैं तो बीमा इस वाले फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई भौतिक राशि तो होती नहीं है, और यहाँ n तो संख्या है, संख्या की भी कोई राशि नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। तो इसीलिए जब हम इसके बीमा की बात करते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से आता है। तो अगर हम यहाँ से Q का फॉर्मूला निकाले तो Q बराबर क्या हो जाएगा? T का इधर गुणा हो जाएगा I × T। और अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो I का विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसे हम A से दिखाते हैं, और T समय के लिए है और समय का मात्रक होता है T। तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का की जो बीमा होती है वो होती है AT के बराबर की। समझ में आया? अगर आप लोग को समझ में आया तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना होता है, आप लोग को आवेश समझ में आ गया तो अब हम समझते हैं, एक क्वेश्चन होता है, छोटा सा क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का आवेश बनाते हैं। क्वेश्चन होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम के आवेश उत्पन्न करते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन को मिला दिया जाए तो ताकि हमें एक कूलाम का आवेश मिल जाए। तो चलिए निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि Q = क्या होता है? Q = N × E। हमें एक कूलाम का आवेश चाहिए, Q का मान उसने बोल रखा है कि एक कूलाम का आवेश चाहिए, तो यानी कि जहां Q है वहां एक रखना है, बराबर कितने आवेशों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नंबर्स निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि n का मान हमें चाहिए, और E का मान हमें ऑलरेडी पता है कि 1.6 × 10⁻⁹। अब n चाहिए तो इसको उधर ले जाओ, तो n बराबर हो जाएगा 1/10⁻⁹।
1.6 इंटू 10⁻19, 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, तो 1 गुणे 10 के घाते 19, इसका एक दशमलव खिसकाएंगे तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा, गुणे 10 के घाते 19, एक जीरो इसका कम करेंगे तो 10 के घाते 18 बचेगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, बटे 16 हो जाएगा। अभी काट दीजिए, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 6.25 गुणे 10 की घाती 18 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब जाके एक कूलाम के आवेश के बराबर का आवेश उत्पन्न होगा। अगर आप लोगों को आवेश समझ में आया हो तो आगे चले। अगर आप लोग को आवेश समझ में आ गया हो तो अब अगली हेडिंग समझते हैं कि आवेशों के पास अपने कुछ मूलभूत गुण होते हैं, ढेर सारे गुण होते हैं, उनके गुणों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना होता है। तो इसको मिटाते हैं और हेडिंग लगाते हैं आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। देखिए, आवेश के पास ढेर सारे गुण होते हैं और जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है, पहला गुण वो ये कहता है कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को धकेलते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो वैसे नेचर का नियम है कि हमेशा जो विपरीत चीजें होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और जो समान चीजें होती है वो एक दूसरे को धकेलती हैं। जैसे अगर कोई प्लस का चार्ज है तो ये दूसरे वाले प्लस के चार्ज को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करेगा, यानी कि अगर हम बनाना चाहें तो ये एक दूसरे को दूर धकेल रहे होंगे। और यही कहानी माइनस के साथ भी होती है, अगर दो माइनस वाले आवेश हैं तो ये भी एक दूसरे को अपने से दूर धकेल रहे होंगे। जबकि अगर अलग अलग आवेश है, एक प्लस हो जाए और एक माइनस, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इस सिंबल का मतलब है दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस सिंबल का मतलब है दोनों एक दूसरे से दूर धकेल रहे हैं। तो आई होप पहला गुण आपको समझ में आएगा। पहला गुण कहता है कि जो समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब समझते हैं इनका गुण नंबर दूसरा। जो दूसरा गुण है, इनका दूसरा गुण कहता है कि किसी भी निकाय के पास जो कुल आवेश होते हैं वो उनके अवयवी घटकों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। आवेशों के अवयवी घटकों के आवेशों के अवयवी घटकों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि कोई हमारे पास एक निकाय है, सपोज कर लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम था जो कि छोटे छोटे घटकों से मिलकर बना हुआ था, ऐसे 4 या 5 घटकों से मिला हुआ था। अगर हम कहें इसके पास 4 कूलाम का आवेश है, इसके पास 10 कूलाम का आवेश है, इसके पास -5 कूलाम का आवेश है, इसके पास -8 कूलाम का आवेश है और इसके पास प्लस का 6 कूलाम का आवेश है। तो अगर हम पूछें कि इस पूरे सिस्टम के पास टोटल कितने कूलाम का आवेश है, तो हम जब निकालने की कोशिश करेंगे तो 10 + 4 और +6, और ये दो ठो माइनस वाले हैं, -8 और -5, तो हो जाएगा 10 4 14 और 8 5 13, नहीं 6 5 11, 11 और 8 11 8 19 होता है। तो अगर इसके पास देखें तो Q बराबर माइनस का 5 कूलाम, यानी कि इस वाले सिस्टम के पास टोटल कितना आवेश है, इस सिस्टम के पास टोटल -5 कूलाम का आवेश है। तो दूसरा नियम कहता है कि किसी भी निकाय के पास जो कुल आवेश होता है वह उसके अवयवी घटकों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसके पास जितने भी टोटल आवेश हो प्लस और माइनस
प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, दोनों को घटा दीजिए और हमें मिल जाएगा उस सिस्टम के पास टोटल कितना आवेश है। तो ये दूसरा आवेशों का गुण होता है। अब समझते हैं आवेशों के तीसरे गुण के बारे में। देखिए, आवेश का जो तीसरा गुण होता है वो आवेश के संरक्षण के बारे में बात करता है। आवेश संरक्षण के बारे में बात करता है, वो कहता है कि आवेशों को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा नियम कहता है कि आवेश ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया था कि जैसे जब हम पेन को रगड़ते हैं तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाए नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उस पेन के अंदर थे, क्योंकि जो पेन था वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमें ये बात पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऊर्जा दे देते हैं तो वह अपनी बाहरी कक्षा को छोड़ के बाहर निकल जाता है। आप लोगों को ये भी पता होगा, बोर ने बताया हुआ था कि जो निचली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा, जब उन्हें ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो वह ऊपरी कक्षा में जाते हैं और वहां पे 10⁻⁸ सेकंड बहुत ही कम समय तक ऊपरी कक्षा में रहते हैं और फिर वह अपने उसी कक्षा में आ जाते हैं। लेकिन जब हम सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसे जब ऊर्जा दी जाती है तो वह अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चले जाता है और फिर दोबारा से अपनी उस कक्षा में नहीं आता। तो ये उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात हो रही है। जब हम पेन को रगड़ते हैं तो ये इनके परमाणुओं के सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके कक्षा को छोड़ के बाहर चले आते हैं और हम जो आवेश है उसे हम नहीं उत्पन्न करते, हम बनाते नहीं हैं। जो इसके पास था उसी के इलेक्ट्रॉनों को हमने थोड़ी सी ऊर्जा दी और उसके इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आ गए। तो इसीलिए आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो हम आवेश को बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी दूसरे पदार्थ के अंदर डाल सकते हैं, फिर उससे हम तीसरे पदार्थ के अंदर डाल सकते हैं। ऐसे आवेशों को हम एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित करते जाएंगे, लेकिन हम बना नहीं सकते। अब आप इसे प्रकृति का नियम भी कह सकते हैं कि प्रकृति ने इतना खूबसूरत सा नियम बनाया हुआ है कि हमें पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मिलती हैं, हर चीज को हम उसके बेहतरीन फॉर्म में ढाल सकते हैं, लेकिन हम कोई चीज अपने से क्रिएट नहीं कर सकते। हम रचयिता नहीं, हम क्रिएटर नहीं है, हम गॉड नहीं है। हमें किसी चीज को क्रिएट करने की पावर नहीं मिली है। हमें जो चीज प्रकृति देती है, हर वो चीज हम उसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं और उसको उसके एकदम कह लीजिए कि बेहतरीन फॉर्म में ढालते हैं। जितना बेहतरीन हो सकता है हम उसको उस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम उत्पन्न नहीं कर सकते, हम क्रिएटर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोहा हमें मिलता है, लोहे से हम स्टील बनाते हैं, उसी लोहे से हम खिड़की बनाते हैं, उसी लोहे से हम रोबोट बनाते हैं। तो किसी चीज को हम बहुत बेहतरीन फॉर्म में ढाल जरूर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। क्या हम लोहा कहीं से बनाने जाते हैं? नहीं, वो नेचर हमें देती है, प्रकृति देती है, यानी कि हम खुदाई करके पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। तो यही कहानी आवेशों के साथ भी लगती है। आवेश संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि आवेश को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये था आवेश का तीसरा गुण। और आवेश का जो चौथा गुण होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आवेशों के क्वांटीकरण के बारे में बात करता है। आवेशों के क्वांटीकरण के बारे में।
आवेशों का क्वांटीकरण जो है वो ये कहता है कि किसी भी पदार्थ को हम कितना आवेश देंगे इसकी सीमा लिमिटेड है। आवेशों का क्वांटीकरण कहता है कि किसी भी पदार्थ को दिया जाने वाला आवेश जो होता है वह एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ था Q = NE, यानी कि हम किसी भी पदार्थ को जो भी आवेश देंगे वह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे n का मान होता है प्लस माइनस का 1 2 3 4 समथिंग, जो भी आपको रखना है। जितना भी हम किसी भी पदार्थ को आवेश देंगे वह एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, यानी कि हम 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश दे सकते हैं, लेकिन किसी भी पदार्थ को हम 1.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं दे सकते। किसी भी पदार्थ को -2 इलेक्ट्रॉन का -1.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं दे सकते। किसी को √3 इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉन देना है वह एक न्यूनतम संख्या के पूर्ण गुणज में होना चाहिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना आवेश होता है कम से कम किसी भी पदार्थ को उतना तो आवेश दिया जाए जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। यानी कि हम उसे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश दे सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी इलेक्ट्रॉन का दे सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश देना पड़ेगा। उससे कम हम किसी भी पदार्थ को आवेश नहीं दे सकते। यही है आवेशों के गुण। आवेशों का चौथा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे IIT JEE में भी सवाल बनाया गया था। हम आप लोगों को बताते हैं। पूछा गया था, जेई में सवाल पूछा गया था कि क्वेश्चन था कि क्या किसी पदार्थ को 3.2 × 10⁻15 कूलम आवेश दिया जा सकता है। चेक कर लेते हैं कि क्या इतना आवेश किसी को दे पाना पॉसिबल है। तो देखते हैं। Q का मान दे रखा है, Q का मान दिया है 3.2 × 10⁻⁻15 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम का। फॉर्मूला हमारे पास है Q = NE। हम निकाल लेते हैं n का मान कितने, ये जो आवेश दिया गया है ये कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। तो जब हम n निकालने की कोशिश करेंगे E नीचे चले आएगा, हो जाएगा Q/E। तो Q का मान दे रखा है 3.2 × 10⁻15 और E का मान 1.6 × 10⁻19। 16 दूना 32, 2 गुणे 19 ऊपर जाएगा तो 19 में से 15 घट जाएगा तो 4 आएगा। तो n बराबर 2 3 4 20,000 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 20,000 इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश हम किसी भी निकाय को दे सकते हैं। यानी कि ये आवेश दिया जाना संभव है। अगर ये जो 20,000 है ये पूरा पूर्णांक ना के कोई दूसरी संख्या आती तब उतना आवेश हम उस निकाय को नहीं दे सकते थे। जैसे एक दूसरा सवाल है, पूछा गया था कि क्या हम किसी भी निकाय को 8.0 × 10⁻19 कूलम का आवेश दे सकते हैं। तो देखते हैं। फॉर्मूला वही है N = Q/E। तो Q का मान दिया है 8.0 × 10⁻19 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता होता है 1.6 × 10⁻19। 10⁻19 से 10⁻19 कट जाएगा, 16 × 5 = 0.5 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला आवेश दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि 0.5 इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं। आधा इलेक्ट्रॉन का हम आवेश किसी को कैसे दे सकते हैं? किसी को भी कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन को तो आवेश देना पड़ेगा ना। तो इतना आवेश किसी भी निकाय को देना संभव नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जब अगली क्लास हम पढ़ेंगे तब हम उसमें कूलम के नियम के बारे में देखेंगे कि दो आवेश एक दूसरे को किस तरह से आकर्षित करते हैं या फिर किस तरह से प्रतिकर्षित करते हैं और वो एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।